हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 49, चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है आपको मिशी लिमिटेड कंपनी की, जिसके बेस पर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। कैसे बनाओगे? देखो, सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। वो कहां से मिलेगा आपको? आपको जो बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड दिया है उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस है, और रिजर्व्स एंड सरप्लस की डिटेल नोट्स टू अकाउंट में है। वहां से अगर आप देखते हो तो 2 सालों का आपको दिया है, सरप्लस दिया है ना, लास्ट ईयर का 2 लाख और इस साल का 3,40,000। अब हमें क्या ये 3,40,000 कंप्लीटली इस साल का प्रॉफिट लेना है? नहीं, ये इस साल का प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। जो भी अब तक कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, लॉस किया, प्लस माइनस हर साल इसी फिगर में हम करते जाते हैं। और उसके बाद आज की डेट में कंपनी कह रही मुझे अब तक इतना प्रॉफिट हुआ, जो कि लास्ट ईयर बैलेंस था 2 लाख रुपीज का। लास्ट ईयर तक कंपनी को 2 लाख रुपए तक का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन अब ये इंक्रीज हो गया 1,40,000 से। कैसे इंक्रीज हुआ? क्योंकि हमने इसमें इस साल के प्रॉफिट को ऐड किया। जो हमने इस साल का प्रॉफिट अर्न किया वो हमने इसमें ऐड किया तो तभी ये 3,40,000 हो गया। तो इस साल का प्रॉफिट करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करने से 1,40,000 का जो डिफरेंस है वही आपका इस साल का प्रॉफिट है। लेकिन ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, हमें चाहिए बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स तक पहुंचने के लिए जो भी आपने माइनस किया है वो वापस से प्लस करना है। जैसे कि प्रॉफिट का कोई हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो वो वापस से ऐड कर दो। ये कैसे पता चलेगा? यहां पर देखो, रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ सरप्लस नहीं होता, बाकी के रिजर्व्स भी होते हैं, जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको शेयर इशू करने पर जो पैसा मिलता है ये वो है, मतलब प्रॉफिट का कोई हिस्सा आपने यहाँ पर ट्रांसफर नहीं किया। अगर ये इंक्रीज हो रहा है लास्ट ईयर से, इस साल 20,000 का बैलेंस आ रहा है, तो ये प्रॉफिट का कोई हिस्सा आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में नहीं डाला। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस का मतलब है आपने शेयर्स या डिबेंचर्स जो प्रीमियम पर इशू किए, ये वो पैसा है। इसके बाद जनरल रिजर्व, ये आपका 2,40,000 से 3 लाख हो गया। जनरल रिजर्व में हम प्रॉफिट का ही हिस्सा ट्रांसफर करते हैं ताकि इमरजेंसी हो, कभी फ्यूचर में कोई खर्चा ऐसा हो तो हम उसे इजीली कवर अप कर सके। तो ये 60,000 से इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इस साल के प्रॉफिट का एक हिस्सा हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया। तो प्रॉफिट का हिस्सा था ना, इसलिए हम वापस से ऐड करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए जो भी प्रॉफिट हमने इस साल अर्न किया, प्रॉफिट कमाया। डिविडेंड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर डिविडेंड बांटा होता शेयर होल्डर्स में तो वो प्रॉफिट का ही एक हिस्सा है। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो भूल जाओ। प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर आपने इस साल के प्रॉफिट पे कोई एस्टिमेटेड टैक्स माइनस किया है तो वो भी आपको प्लस करना था। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इन सब चीजों को भूल करके अब हमारे पास आ गया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 लाख। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में क्या होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब है वो एबनॉर्मल लॉसेस या इनकम जिसके लिए आपको रूटीन बिजनेस में कोई भी ऐसी इनकम या लॉसेस नहीं होते। जो इनकम या लॉसेस आपको रूटीन बिजनेस से हटके हो रहे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। जैसे कि इनकम टैक्स रिफंड मिलना, वो कभी कभी मिलता है, किसी किसी साल मिल रहा है। बेड डेट्स रिकवर होना, वो भी हर साल नहीं होगा, आपको कभी कभी होगा। कोई कंपनसेशन मिलना, इंश्योरेंस क्लेम मिलना, ये सब एक एबनॉर्मल सी इनकम है जो कभी कभी किसी किसी साल होगी, रेयर है। इसी तरह से एबनॉर्मल लॉसेस में लॉस बाय थेफ्ट हो गया, कभी चोरी हो गई उससे नुकसान हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, कोई एक्सीडेंटल लॉस हो गया। ये सब ऐसे खर्चे हैं, नुकसान है जो कभी किसी साल हो सकते हैं या हो गए। हमें चाहिए नॉर्मल रूटीन वाले बिजनेस के प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए आपको बस यही प्लस माइनस करना था।
आपने कर लिया, तो 2 लाख का प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसके बाद हमें नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या करनी है? हमें नेक्स्ट एडजस्टमेंट करनी है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की, यही होती है ना। तो नॉन कैश का क्या मतलब है? वो खर्चे जिसके लिए आपने कोई पेमेंट नहीं की, वो इनकम जिसके लिए आपने कैश रिसीव नहीं किया। अब वो कहां से मिलेगा? आपको बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया है, जो फिक्स्ड एसेट्स है उसी पर ही तो आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। अब इसकी डिटेल नोट्स टू अकाउंट में मशीनरी दी है, 14 लाख से 21,40,000 हो गई, इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये तो डेप्रिसिएशन नहीं है। इंक्रीज होने का तो मतलब है हमने परचेज की। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये कैसे डिफरेंट है आपकी डेप्रिसिएशन से? डेप्रिसिएशन का आप इंपैक्ट दो जगह दिखाते हो, एक अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे की तरह से, दूसरा आपने जिस एसेट का डेप्रिसिएशन लगाया उस एसेट की वैल्यू डिक्रीज कर देते हो, उस एसेट में से माइनस कर देते हो। लेकिन यहां कंपनी क्या कर रही है, जो भी डेप्रिसिएशन हर साल लगाती है उसे उस एसेट में से माइनस करने की जगह उसके लिए एक अलग अकाउंट मेंटेन किया कि हम हर साल जो भी डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे वो इस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। अब मैंने क्रेडिट क्यों कहा? क्योंकि मशीनरी का बैलेंस है डेबिट और हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब इसका क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। डेबिट में से अगर डेबिट बैलेंस को आपको डिक्रीज करना है, कम करना है, तो इसका मतलब है वो क्रेडिट है, वो क्रेडिट बैलेंस है, तभी आप माइनस कर रहे हो, राइट। अब देखो, इसका मतलब क्या हुआ, दो अलग अलग अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी मशीनरी को तो एट कॉस्ट मेंटेन कर रही है, जिस वैल्यू से इसने मशीनरी को खरीदा ये वो वैल्यू है। और आज तक की डेट में जितना भी इसने डेप्रिसिएशन लगा दिया इस मशीनरी पर वो ये है 2,40,000, राइट। अब आप कहोगे ये जो 1,90,000 से 2,40,000 हो गया, 50,000 का जो इंक्रीज है इसका मतलब यही डेप्रिसिएशन है? नहीं। जब भी आपको सेल दी हो, कोई भी एसेट सेल दी है, तो उससे रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है, जो कि आपको यहां से हटाना होगा। क्यों हटाना होगा समझो। आपका पहले तो यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस 1,90,000 और डेबिट साइड पर 2,40,000। अब जो आप मशीनरी बेच रहे हो, जो हिस्सा बेच रहे हो, उस पर अब तक जो डेप्रिसिएशन लगा दिया वो 1,10,000 है, जो कि आपका इस बैलेंस में इंक्लूडेड है 1,90,000। हमें इसे यहां से हटाना होगा। क्यों? क्योंकि जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यही बताता है कि अब आपके पास जो मशीनरी है एट प्रेजेंट, उस पर हम इतना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। अब जो एसेट है नहीं, तो उसका डेप्रिसिएशन तो इस ब्लॉक से आपको हटाना ही होगा, ताकि करेक्ट पिक्चर आपको मिल सके। तो 1,10,000 का ये डेप्रिसिएशन हटाओ, ये मशीनरी हमारे पास नहीं है, तो टोटल डेबिट साइड का क्या आ रहा है? 3,50,000। यहां था 1,90,000, तो डिफरेंस जो बैलेंसिंग फिगर अगर क्रेडिट साइड पे है, तो इसका मतलब है इस साल का डेप्रिसिएशन जो आपने फर्दर लगाया बाकी बची हुई मशीनरी पे वो 1,60,000 है। तो ये खर्चा था, खर्चा था, प्रॉफिट एंड लॉस में डाला और यहां पर हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट किया। एंट्री क्या होती है, अगर एंट्री समझना चाहते हो तो एंट्री हो जाएगी आपकी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अदरवाइज हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी की जगह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। डिफिकल्ट नहीं है ना, समझ में आ गया। अब ये तो हो गया नॉन कैश का खर्चा, जिसके लिए आपने किसी को पेमेंट नहीं की, बस एसेट को यूज करने की वजह से उसकी जो वैल्यू कम हो गई, उतना एस्टिमेटेड अमाउंट एक खर्चे की तरह से हम डालते हैं। इसी तरह से अगर आपने मशीनरी को बेचा तो मशीनरी पर लॉस या प्रॉफिट हुआ होगा, वो आपको फाइंड करना है। तो ओपनिंग बैलेंस तो डेबिट होगा 14 लाख, क्लोजिंग हो गया 21,40,000। अब 1,40,000 कॉस्ट लिखी है, कॉस्ट है इस मशीनरी की, जिसको हमने यूज किया, तो डेप्रिसिएशन अब तक 1,10,000 हो गया। आज की डेट में जब हम उसको सेल कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू है 30,000। 30,000 की चीज को हमने 20,000 में बेचा, तो क्या हुआ? 10,000 का नुकसान हुआ। अब जो एसेट आपने बेच दी मशीनरी, जैसा कि मैंने कहा ये मशीनरी अकाउंट भी आपका एट कॉस्ट मेंटेन हो रहा है, जो मशीनरी आपने जिस वैल्यू से खरीदी, पैसा दिया इसको खरीदने के लिए, वो है। और 1,40,000 की अगर आपने मशीनरी को बेचा, तो 1,40,000 की अमाउंट जो इसमें इंक्लूडेड है वो आपको यहां से हटानी होगी, क्योंकि वो एसेट है नहीं,
तो जब है नहीं तो हम इसको क्लोजिंग बैलेंस में नहीं दिखा सकते, नहीं दिखाएंगे, राइट। तो क्या डायरेक्ट भी यहां से लिख दें, हमने मशीनरी को सेल कर दिया 1,40,000, हटाओ, नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते हम। हमने उस एसेट को किस तरह से यूज किया, उससे हमने क्या बेनिफिट्स लिए, वो आपको सारा यहाँ दिखाना होता है। जैसे कि डेप्रिसिएशन आपने कितना लगाया, यूज किया, तो अब तक आप इस पर डेप्रिसिएशन इतना लगा चुके हो। बेचने पर आपको कितना पैसा मिला, 20,000, टोटल हो गया 1,30,000। बाकी जो लॉस हुआ वो आपने कहाँ डाला, प्रॉफिट एंड लॉस में। सॉरी, यहां पर आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। एक सेकेंड, इसको करेक्ट। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, 10,000 का जो लॉस हुआ। तो टोटल आपकी ये जो मशीनरी थी 1,40,000 से खत्म हो गई। अगर प्रॉफिट होता इस मशीनरी पर तो हम कहाँ दिखाते, डेबिट साइड पर। लॉस है तो क्रेडिट साइड। अब देखो, क्रेडिट साइड का टोटल आपका आ रहा है 22,80,000 और डेबिट साइड का टोटल है 14,00,000। तो जब डेबिट साइड पर टोटल कम है, डिफरेंस आ रहा है, तो वो डिफरेंस का मतलब क्या है, दो ऑप्शन है ना आपके पास। तो दो ऑप्शन में से क्या होगा, एक तो ऑप्शन है कि अगर आपने एसेट को बेचा उस पर प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट तो नहीं हुआ, हमें लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट वाली ऑप्शन खत्म। दूसरी ऑप्शन है कि आपने मशीनरी को खरीदा। हाँ, मशीनरी को तो हम खरीद सकते हैं ना, तो दूसरी ऑप्शन ही रह गई 8,80,000 की, आपने ये मशीनरी खरीदी। तो आपको दो चीजें मिल गई इस अकाउंट को बनाने से, कि मशीनरी को बेचा तो लॉस कितना हुआ, और हमने मशीनरी और इस साल कितनी खरीदी। अब आ जाते हैं हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट पर, जहां पर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फर्स्ट स्टेप जो आपने किया था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 2,00,000 मिला था। और इसके बाद हमें नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में डेप्रिसिएशन जो 1,60,000 कैलकुलेट किया, नॉन कैश है, तो आप इसको वापस से प्लस करोगे। खर्चा है, बिल्कुल है, बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए हमें वो प्रॉफिट निकालना है जो हमने एक्चुअल में कैश में अर्न किया। दूसरा और क्या हो सकता है, आपको क्या चेक करना चाहिए, क्या कोई इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, जो कि आपका प्रीवियस ईयर में बैलेंस ज्यादा और इस साल डिक्रीज हो गया, राइट ऑफ किया हो, वो तो कुछ भी नहीं है। और क्या हो सकता है, और आपका हो सकता है कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपने डाले हैं, कुछ ऐसा खर्चा डाला जो आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसके लिए आपने किसी को पेमेंट नहीं की, बस एक खर्चे की तरह से आपने बुक किया, ऐसा भी कोई खर्चा नहीं है। तो अब दूसरा नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन ऑपरेटिंग आइटम में क्या आएगा, वो खर्चे या इनकम जो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कोई खर्चा या इनकम, फाइनेंस एक्टिविटी का खर्चा या इनकम। क्या हो सकता है, यहां पर देखो, हमने जो एसेट को बेचा उस पर जो लॉस हुआ, वो आपका कहाँ कवर होगा, वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का हिस्सा है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही कवर होगा। यहां पर हम इसको नहीं करेंगे। तो उसके साथ साथ आपने नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी बेची है, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आपने 80,000 की कॉस्ट की 16,000 के प्रॉफिट पर बेची। तो 2,00,000 की नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है ओपनिंग, क्लोजिंग है 2,70,000। अगर आपने 80,000 की बेची, 80,000 की कॉस्ट की 16,000 के प्रॉफिट पर बेची, तो इसका मतलब आपको सेल पर कितना पैसा मिला, 96,000। अब बेच दी है, वो 80,000 की कॉस्ट की आपकी इस अमाउंट में इंक्लूडेड है। बेच दिया तो वो हमारे पास नहीं है, यहां से हटाना होगा। तो डायरेक्टली 80,000 नहीं लिखेंगे, हम देखते हैं कि उसमें हमें, हमने उसको कैसे यूटिलाइज किया, क्या बेनिफिट्स हमें उससे मिले। तो हम कह रहे हैं कि हमें उसको बेच करके 96,000 रुपीज मिले। अब ये तो 80,000 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब 16,000 का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट होता है तो हम कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड पर। एसेट को बेचने पर प्रॉफिट, डेबिट साइड पर आप दिखाओगे उसके अकाउंट में 16,000। अब क्रेडिट साइड का टोटल तो हो गया 3,66,000, और फिर डेबिट साइड का टोटल क्या था, 2,16,000। तो इसका मतलब डिफरेंस क्या होगा, डेबिट साइड का ही डिफरेंस आ रहा है। तो गेन तो हम लिख चुके हैं, दूसरा डिफरेंस परचेज ही होगा 1,50,000 का। तो अब आपके पास मशीनरी को बेचते हुए जो लॉस हुआ और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को बेचते हुए जो प्रॉफिट हुआ, ये दोनों ही आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। तो इसको वापस से हम क्या करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000 प्लस कर देंगे।
दूसरी तरह से दूसरा भी इसको समझो, इसका इम्पैक्ट और क्या होगा। क्या हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखना है कि लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हमें हुआ? नहीं। सोचो, अगर आपको कोई चीज बेचने पर नुकसान हो रहा है तो आपको किसी को पेमेंट नहीं करनी पड़ी, एक्स्ट्रा कोई फंड का आउटफ्लो नहीं हो रहा या इनफ्लो नहीं हो रहा, तो लॉस तो हम हाँ प्रॉफिट एंड लॉस में तो लिख देते हैं कि हमें इस एसेट को बेचने पर नुकसान हुआ, फायदा हुआ। लेकिन अगर कैश फ्लो में देखा जाए तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो नहीं हो रहा, तो हम उसको यहाँ पर एक तरह से नॉन कैश आइटम भी मानते हैं। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जितना फंड्स आपको मिलते हैं बस उतना ही दिखाते हो, लॉस या प्रॉफिट से उसको कोई मतलब नहीं। तो लॉस हुआ तो वापस से प्लस कर दो भाई, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का खर्चा भी नहीं है, दूसरा ये नॉन कैश आइटम है। इसी तरह से गेन जो हुआ आपको, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसके लिए भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप दिखाओगे जितना फंड मिला 96,000, बस उतना दिखाओगे, अलग से कोई प्रॉफिट नहीं दिखाओगे क्योंकि एक्स्ट्रा फंड कोई और नहीं मिल रहा आपको। तो 16,000 का जो प्रॉफिट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं है तो हम माइनस कर देंगे। और क्या हो सकता है, और आपका यहां पर देखो, यहां पर हमारी बोरोइंग्स है, बोरोइंग्स है 10% डिबेंचर्स, जिस पर डेफिनेटली आपने इंटरेस्ट भी दिया है, लोन है तो इंटरेस्ट दोगे ही। अब पिछले साल इसका बैलेंस था 2 लाख और इस साल है 3,20,000, तो हमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। यहां पर देखो, डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2023 लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब साल के आखिर में हमने और नए डिबेंचर इशू किए। पूरे साल बैलेंस रहा है 2 लाख रुपए का, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 2 लाख का बैलेंस रहा है, तो उसी पर हम इंटरेस्ट देंगे 10% के हिसाब से 20,000। अब ये जो खर्चा था ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं है, फाइनेंस एक्टिविटी में है। फाइनेंस एक्टिविटी के खर्चे को फाइनेंस एक्टिविटी में दिखाएंगे। तो प्लस करोगे 1,90,000, माइनस करोगे 16,000, प्लस माइनस करने के बाद आपके पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 3,74,000। अब इसके बाद आपको करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज का जो चेंजेस आए, इंपैक्ट आएगा, वो देखना है। तो यहां पर देखो, आपकी करंट लाइबिलिटीज में है और करंट एसेट्स में क्या चीजें हैं। करंट इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा है, आपकी यहां पर कवर नहीं होगी एज ए वर्किंग कैपिटल। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स और बीआर, उन दोनों का टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स है जहां पर आपने सामान उधार में बेचा। 4 लाख का बैलेंस था लास्ट ईयर और इस साल है 1,80,000, डिक्रीज हो गया, कम हो गया, 2,20,000 से कम हो गया। कम होने का मतलब है डेटर्स ने आपको पेमेंट की और पेमेंट की तो आपके पास इनफ्लो हुआ, पेमेंट से कैश रिसीव हुआ। ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आपका फाइनेंस एक्टिविटीज में आएगा, यहां पर नहीं आएगा। याद रखना, जहां पर भी फंड्स से रिलेटेड बात है कि फंड्स आपने कैसे अरेंज किए, वो आपका फाइनेंस एक्टिविटीज है। तो ट्रेड पेबल्स में आपका लास्ट ईयर बैलेंस था 1,80,000 और इस साल है 1,50,000। ट्रेड पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स, जिनसे आपने सामान उधार में खरीदा और ये 30,000 से कम हो रहे हैं, इसका मतलब आपने पेमेंट कर दी। पेमेंट करोगे तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा। तो प्लस माइनस करने के बाद अब आपके पास आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव 5,64,000। इसका मतलब इस एक्टिविटी से आपके पास कैश का बैलेंस इंक्रीज हुआ है। आपके पास क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, अगर होती तो हम यहाँ पर माइनस करके दिखाते और उसके बाद आपका आता कैश फ्लो, राइट। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जो भी आपने एसेट खरीदी या बेची वो कवर होगी। कैसे, देखो, सबसे पहले सेल की अगर आपने एसेट तो उससे इनफ्लो होगा। मशीनरी को अगर आपने बेचा तो उससे इनफ्लो कितना हुआ, पैसा मिला कितना, 20,000 रुपए, बस वही दिखाना है। 10,000 लॉस हुआ वो यहां नहीं आएगा, फंड्स आपको कितने मिल रहे हैं बस उस पर ही आपको कंसंट्रेट करना है। इसी तरह से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को बेच करके 96,000 रुपीज आपको मिले थे, प्रॉफिट हुआ, 80,000 की एसेट थी, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाना, जो पैसा मिला बस उसको दिखा दो कितना इनफ्लो हुआ। तो टोटल इनफ्लो हो गया 1,16,000, और तो कोई एसेट हमने बेची नहीं। इसी तरह से हमने एसेट्स को परचेज भी किया। मशीनरी हमने परचेज की, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, आउटफ्लो होगा परचेज करोगे तो 8,80,000।
और परचेज किया आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए की, और परचेज करोगे तो क्या होगा, आउटफ्लो। तो टोटल आउटफ्लो 10,30,000। तो नेट इम्पैक्ट क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। इसका मतलब इस एक्टिविटी में आपने फंड्स को यूज किया था, डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट है आपका फाइनेंस एक्टिविटीज। तो फाइनेंस एक्टिविटीज में आपका क्या आएगा, पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को अच्छे से देख लो एक बारी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में देखो, अब आपका नेट इम्पैक्ट नेगेटिव है, तो नेगेटिव में आपने लिखा 9,14,000। राइट, क्लियर है, डाउट नहीं है ना। अब फाइनेंस एक्टिविटीज पर आते हैं। तो फाइनेंस एक्टिविटीज में जहां से फंड्स आपने अरेंज किए वो आपको देखना है। तो फंड्स अरेंज करने का मतलब आप कहां से देखोगे, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। अगर वो इंक्रीज हो रही है इसका मतलब आपने फर्दर शेयर्स इशू किए। तो 4 लाख से इंक्रीज हो रही है इसका मतलब फर्दर शेयर्स हमने 4 लाख के इशू किए। ठीक है, 4 लाख रुपीज पब्लिक से हमने रिसीव किया, फंड का इनफ्लो हुआ। अब यहां पर मैंने आपको बताया था ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है 20,000 से। अगर ये बैलेंस इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब इस साल जो आपने शेयर्स इशू किए वो प्रीमियम पर इशू किए, और प्रीमियम का पैसा भी आपको शेयर होल्डर से मिला, 20,000 इनफ्लो हुआ। नेक्स्ट आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 10% डिबेंचर्स जो कि इंक्रीज हुए हैं इस साल, 1,20,000 का आपने और डिबेंचर्स इशू किए, तो फंड्स का इनफ्लो हुआ। तो ये भी आपका इनफ्लो आ गया 1,20,000। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आपका डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, कितने से, 30,000 से। तो ये बैंक लोन, इसका मतलब आपने पे कर दिया। पे करोगे तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा। 30,000 का आउटफ्लो नेगेटिव है, ब्रैकेट में लिखो। अब आपने क्या कोई खर्चा दिया, हाँ, डिबेंचर्स पे जो लोन है इंटरेस्ट दिया, वो आपका डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट देना खर्चा है, जिसे हम यहीं पर ही फाइनेंस एक्टिविटीज में बुक करेंगे, 20,000 रुपीज। 2 लाख पर 10% हमने दिया था 20,000। अब प्लस माइनस करने के बाद नेट इम्पैक्ट देखो क्या आ रहा है, 4,90,000 पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इसका मतलब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज 4,90,000 हो गया। तीनों एक्टिविटीज का प्लस और माइनस निकालते हो तो आपके पास क्या इंपैक्ट आ रहा है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब है कि इस साल तीनों एक्टिविटीज को करने के बाद नेट कैश और कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस इंक्रीज हुआ। इस साल हमने कैश के बैलेंस को बढ़ा दिया 1,40,000 से। अब अगर हम कहें कि अगर हमारा ओपनिंग बैलेंस 2,40,000, तो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है जो कि नोट्स टू अकाउंट में डिटेल दी है, और 80,000 आपकी करंट इन्वेस्टमेंट्स है। राइट, तो इन दोनों को आपको लेना है, दोनों का टोटल ओपनिंग में आपका 3,20,000। हम कह रहे हैं ये हमारे पास ओपनिंग था, शुरू में बिगिनिंग में था साल के, और हमने जो बिजनेस किया तीनों एक्टिविटीज की उससे हमने 1,40,000 का कैश का बैलेंस इंक्रीज कर दिया। तो एंड में हमारे पास 4,60,000 होना चाहिए। इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, अपनी बैलेंस शीट में जो आपके पास 31 मार्च 2023 का बैलेंस आ रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और करंट इन्वेस्टमेंट, उन दोनों का टोटल करो, वो भी 4,60,000 आ रहा है, मैच कर रहा है। इसका मतलब हमने बिल्कुल करेक्टली अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन, बिल्कुल परफेक्टली अटेम्प्ट किया, कहीं मिस्टेक नहीं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, डाउट कंफ्यूजन नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।